Hello everyone, welcome to my channel Eternal Philosophia. So today we are going to discuss teaching aptitude syllabus in detail and it is a part of paper 1 और ये सभी के लिए equally important है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो मैंडेटरी आते ही हैं। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है मैं ये सारा कवर करूंगी जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड के अंडर आएगा। ओके, so I want to say thank you all those people who have subscribed my channel and who have not subscribed my channel, please do subscribe, like and comment. And I want to say that कि ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस है ये मैं आपको बहुत ही कम समय में पूरा कवर कराने की कोशिश करूंगी ताकि आप जो हो कम समय में पूरा अंडरस्टैंडिंग ये हो जाए आपको, मतलब इस टीचिंग एप्टीट्यूड जो है इसका कॉन्सेप्ट जो है आपको अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम इसे जल्दी जल्दी करेंगे ताकि आपको क्या है, आपका कम टाइम लगे और आप इसे सीख लो, जान लो। ठीक है, और क्वेश्चन तो यहाँ से आता ही है, आपको पता है। तो प्लीज डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, तो यहाँ पे हम पहले तो टीचिंग के क्या क्या होते हैं कॉन्सेप्ट देखेंगे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे एंड फिर लेवल देखेंगे पहले तो। ठीक है, तो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग क्या होता है? सो टीचिंग इज बोथ। क्या है? टीचिंग बोथ है, साइंस है, आर्ट है। उसको क्या रिक्वायर होता है? एक्सपर्टाइज एंड स्पेसिफिक स्किल्स रिक्वायर होते हैं। किस लिए? क्योंकि इफेक्टिवली इम्पार्ट करने के लिए नॉलेज, यानी कि एक स्पेसिफिक स्किल और एक्सपर्टाइजमेंट होगा एक पर्सन में, तभी तो वो दूसरे को नॉलेज जो है वो सिखा पाएगा या फिर उसे नॉलेज दे पाएगा। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, स्किल एंड वैल्यूज। तो ये क्या है, यहाँ पे टीचिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आपको सिस्टमैटिकली, यानी कि एक सिस्टम होता है, ठीक है, एक सीक्वेंस होता है, एक लीनियर होता है जहाँ से आपको क्या है ट्रांसफर किया जाता है। नॉलेज क्या होता है, स्किल्स कैसे होते हैं, कैसे डेवलप करे, वैल्यूज कैसे डेवलप करे। ठीक है, फ्रॉम एन एजुकेटर टू लर्नर, यानी कि जो सिखाता है और जो सीखता है, ठीक है, उनके बीच का ये एक रिलेशनशिप भी कह सकते हैं आप। सो थ्रू वेरियस मेथोडोलॉजीज, यानी कि अप्रोचेज और मेथड्स को यूज करके जो एजुकेटर है वो लर्नर को ट्रांसफर करता है नॉलेज, स्किल, वैल्यूज। ठीक है, और जो कॉन्सेप्ट है encompasses not just information delivery but also facilitating understanding and critical thinking and among students। यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है टीचिंग, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं डिलीवर करता है स्टूडेंट्स को, बट ऑल्सो क्या करता है, ये अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है वो डेवलप करता है, क्रिटिकल थिंकिंग जो है स्टूडेंट्स में वो डेवलप करता है। ओके, नाउ लेट्स सी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यानी कि आपको प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। सो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंक्लूड्स प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग, इम्पार्टिंग knowledge, developing problem solving skills, instilling ethics and values in learners। ओके, तो ये जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है टीचर का वो क्या होता है? टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, प्रमोट करना और नॉलेज प्रमोट करना। और उससे क्या होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल होता है एक ह्यूमन बीइंग में वो डेवलप होता है। और एथिक्स और वैल्यूज जो है एक लर्नर में डेवलप करना होता है, ये इसका प्राइमरी गोल होता है। तो टीचिंग एम टू क्रिएट एन इन्वायरमेंट, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं टीचिंग, जिससे क्या कर सकते हैं कि जो वहाँ पे इन्वायरमेंट कंडक्टिव होता है टू लर्निंग, वेयर स्टूडेंट्स कैन डेवलप इंटेलेक्चुअली, इमोशनली एंड सोशली। यानी कि वो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं थ्रू टीचिंग जिससे जो स्टूडेंट है वो डेवलप कर सके इंटेलेक्चुअली, इमोशनली एंड सोशली। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लेवल्स ऑफ टीचिंग एंड ये लेवल्स ऑफ टीचिंग ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस टीचिंग एप्टीट्यूड का। ठीक है, इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये मैं सिंबल बना रही थी बट बना नहीं मुझसे, आई एम सो सॉरी। ओके, सो टीचिंग अकर एट थ्री डिस्टिंक्ट लेवल विच आर द ईच विद स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक एंड पर्पस। सो हमारा जो पहला लेवल है वो क्या है? मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल यानी यहाँ पे आप क्या करते हो, रट्टा मारते हो, यहाँ पे याद रखते हो। जब बचपन में आपने टेबल्स वगैरह याद किए होंगे तो आपने रट्टा मारा होगा, राइट? तो यहाँ पे क्या है कैरेक्टरिस्टिक इसका? फोकस ऑन रोट लर्निंग एंड रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि रोट लर्निंग यानी रट्टा मारना। यहाँ पे रट्टा मारते हैं और उसको जब हम लिखते हैं एग्जाम वगैरह में या फिर कहीं पे भी तो हम उसे रिकॉल करते हैं, उसको दोबारा याद करते हैं। ठीक है, सो याद करते हैं यानी कि मेमोरी से जो हमें रटा हुआ था उसको याद करते हैं। ओके, देन एम्फसाइज मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट, यानी कि जो
मेमोराइजेशन होता है फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट का, आप उसको एज इट इज याद रखते हो, यानी वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस। एंड टीचर सेंटर्ड अप्रोच विथ मिनिमल स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, इसमें क्या होता है, मेमोरी लेवल में क्या होता है कि जो स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल तो होती नहीं है, ना ही रिफ्लेक्टिव लेवल होती है, तो यहाँ पे सिर्फ मेमोरी लेवल होती है। मेमोरी लेवल में सिर्फ जो स्टूडेंट है उसको बहुत कम पार्टिसिपेशन होता है वहां पे, क्योंकि एफर्ट्स ही इतने कम लगते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी द सेकंड टाइप ऑफ लेवल, दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल। यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा है जो वो चीजों को समझता है, उसको फिर एनालाइज करता है, देखता है, फिर उसको कॉम्प्रिहेंड करता है। ठीक है, ये क्या प्रमोट करता है, कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, यानी कि जब टीचर आपको एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं या फिर एक स्टोरी सुना देते हैं, आप क्या करते हो, उसको समझते हो, फिर उसको कॉम्प्रिहेंड करते हो, यानी कि उसको एक छोटे से लाइक समरी काइंड ऑफ, ठीक है, उसको आप समरी के फॉर्म में बताते हो और फिर उसको अप्लाई करते हो उस नॉलेज को। ठीक है, इट गोज बियॉन्ड मेमोराइजेशन, यानी कि जो रोट लर्निंग है जिसमें मेमोराइजेशन की ज्यादा जरूरत होती है, इसमें मेमोराइजेशन की जरूरत नहीं होती है। टू इंक्लूड इनसाइट एंड मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, यहाँ क्या होता है कि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो क्या क्रिएट करता है, एक इनसाइट क्रिएट करता है और आपको क्या है, कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्लियरिटी आ जाती है। ठीक है, और दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, एंड दिस प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू डेवलप इंटेलेक्चुअल बिहेवियर। ये क्या प्रोवाइड करता है, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है टू डेवलप इंटेलेक्चुअल बिहेवियर, क्योंकि आप कुछ चीज समझ के करते हो तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपका जो इंटेलेक्चुअल बिहेवियर है वो डेवलप होगा ही। एंड दिस मॉरिसन, सो मॉरिसन इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ दिस लेवल, तो याद रखिएगा ये जो मॉरिसन है इसको मैं मिटा देती हूँ ताकि आप अच्छे से क्रिएचल क्लियर देख सकें। यस, सो ये जो मॉरिसन है, ये मॉरिसन क्या है, मेन प्रोपोनेंट है किसका, अंडरस्टैंडिंग लेवल का। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड, दैट इज रिफ्लेक्टिव लेवल। व्हाट इज रिफ्लेक्टिव लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल ये है, तो ये एक तो ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल ऑफ दिस क्या कहते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ टीचिंग लेवल है ना, तो ये जो रिफ्लेक्टिव है ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल पे है। यहाँ पे क्या होता है कि आप चीजों को एनालाइज करते हो, सोचते हो और अपने जो वर्ल्डली प्रॉब्लम्स होता है उसको सॉल्व करते हो। सो एनकरेजेस क्रिटिकल एनालिसिस एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग। यहाँ फोकस कहाँ पे होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे होता है, एप्लीकेशन इन द रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में होता है। ये क्या डेवलप करता है, हायर ऑर्डर ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड क्रिएटिव थिंकिंग इन अ पर्सन और अ लर्नर। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड, हम अब लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ठीक है, सो अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव टीचिंग, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। तो यहाँ पे क्या है, आपको लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अडोलसेंट लर्नर्स। ठीक है, अडोलसेंट लर्नर्स कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो टिपिकली क्यूरियस होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, यानी कि कोई चीज अगर आपको नहीं पता है, जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ करप्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ करप्शन, तो आप अपने टीचर से पूछोगे कि करप्शन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। ठीक है, तो दीज आर द क्यूरियस एंड एनर्जेटिक, ठीक है, क्वेश्चंस दैट यू क्वेश्चन फ्रॉम योर टीचर एंड यू ट्राइज टू सीक फॉर द आंसर फ्रॉम द टीचर। सो बट हियर टिपिकली क्यूरियस एंड एनर्जेटिक बट रिक्वायर स्ट्रक्चर टीचिंग अप्रोचेस। यहाँ पे क्या होता है कि जब अडोलेसेंट लर्नर होता है, ये एनर्जेटिक होता है, क्यूरियस होता है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर्ड टीचिंग अप्रोचेस होना चाहिए। ठीक है, नाउ एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट फिजिकल इमोशनल कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यहाँ क्या क्या एक्सपीरियंस करता है एडोलेसेंट लर्नर्स, कि उनका जो फिजिकल इमोशनल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो काफी ज्यादा हद तक सही होता जाता है। ठीक है, एंड देन ऑफन सीक इंडिपेंडेंस वाइल स्टिल नीडिंग गाइडेंस, यानी कि यहाँ जो अडोलसेंट लर्नर है वो क्या करते हैं कि वो ट्राई करते हैं कि वो इंडिपेंडेंट रहे, यानी कि लोग चीजों को खुद से जाने rather than कि उन्हें कोई गाइड करे। ठीक है, may exhibit varying attention span and interest level, इससे क्या होता है कि जो attention spans है और interest level है वो ज्यादा बढ़ जाता है। now let's proceed, that is adult learners। so adult learners कौन होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं जो कॉलेजेस में होते हैं, जो पीएचडी कर रहे होते हैं, वो कौन होते हैं, वो अडल्ट लर्नर्स होते हैं। तो क्या प्रेफर करते हैं, प्रेफर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग फोकस ऑन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, यानी कि वो खुद से ही ट्राई करते हैं चीजों को जानने के लिए, जस्ट लाइक रिसर्चर होते हैं, वो खुद से सारी चीजें जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है और ये फोकस किस पे करते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे करते हैं। ठीक है, तो ये क्या लाता है, इट ब्रिंग्स
प्रायर नॉलेज एंड लाइफ एक्सपीरियंस टू द लर्नर लर्निंग एनवायरनमेंट। क्या होता है कि अगर जो अडल्ट है वो खुद से ही सब कुछ सीखने की कोशिश करते हैं और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो नॉलेज है और जो लाइफ एक्सपीरियंस है वो तो थोड़ी बहुत पहले से ही पता हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक ये कंट्रीब्यूशन हो जाता है लर्निंग एनवायरनमेंट में। एंड देन व्हाट हैपेंस, मोटिवेटेड बाय क्लियर रेलेवेंस ऑफ कंटेंट टू देयर गोल्स। तो यहाँ पे कैसे मोटिवेशन मिलता है अडल्ट लर्नर्स को, क्योंकि उनके पास क्रिस्टल क्लियर रेलेवेंस होता है कंटेंट का, कि उनका जो गोल है वो क्या है, ठीक है। उनका जो गोल का जो कंटेंट होता है वो काफी ज्यादा क्लियर होता है, ठीक है। वैल्यू रिस्पेक्ट फॉर देयर ऑटोनॉमी एंड एक्सपर्टाइज। तो क्या करते हैं, वो वैल्यू करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं उनका जो ऑटोनॉमी है और this expertise के लिए। Now let's proceed individual differences. So what is individual differences? ठीक है। So this learning styles, यहाँ पे बहुत सारी learning styles होती है individual. It is based on individual. Okay, you just try to remember it with the individual. ठीक है, different people. Like जो visual है, यानी कि जो देख सकते हैं उनके लिए learning style अलग होती है, जो auditory होते हैं यानी कि जो सुन सकते हैं उनके लिए अलग style होती है सुनने वाली, और काइनेथिस्टिक ये भी लर्निंग स्टाइल है, ठीक है। सो यहाँ पे कॉग्निटिव एबिलिटी और इंटेलिजेंस टाइप्स, ठीक है। यहाँ क्या होता है कि जो इंडिविजुअल का डिफरेंस होता है, डिफरेंसेस होते हैं, लाइक किसी का कॉग्निटिव एबिलिटी ज्यादा होता है, किसी का इंटेलिजेंस ज्यादा होता है, तो मतलब सबका डिफरेंस होता है, सेम तो होता नहीं है, ठीक है। कल्चरल एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, इसके बेसिस पे भी हम देख सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं। एंड सोशल स्पेशल एजुकेशनल नीड्स एंड एबिलिटीज, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको स्पेशल एजुकेशन की जरूरत होती है, स्पेशल एबिलिटीज की जरूरत होती है, ठीक है। तो उनके लिए हम देख सकते हैं वहां पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है। Now let's proceed our third topic, that is factors affecting teaching। यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, और टीचिंग को इफेक्ट करते हैं या फिर वो टीचिंग को कमिंग इनटू बीइंग लाते हैं, यानी कि टीचिंग जो है वो रिजल्ट आता है, यानी कि जो टीचिंग है उसका जो प्रोसेस है, ठीक है, वो किसकी वजह से, यानी क्या-क्या चीज़ फैक्टर्स होने चाहिए जिसकी वजह से जो टीचिंग है वो इफेक्टिवनेस में आती है, ठीक है। सो मल्टीपल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द टीचिंग प्रोसेस एंड इट्स इफेक्टिवनेस। अंडरस्टैंडिंग दीज फैक्टर्स हेल्प्स एजुकेटर टू अडॉप्ट देयर अप्रोचेस फॉर ऑप्टिमल लर्निंग आउटकम। ओके, सो हमारा जो पहला फैक्टर इफेक्टिव टीचिंग है वो क्या है, टीचर रिलेटेड फैक्टर्स। क्या-क्या टीचर रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए उनके पास, वो एक्सपर्टाइज होने चाहिए वो सब्जेक्ट नॉलेज में, और जो उनका टीचिंग स्किल है उनको पता होना चाहिए, मेथोडोलॉजीज होती हैं वहाँ पे टीचिंग में, स्किल्स होती हैं, मेथोडोलॉजीज होती हैं, कम्युनिकेशन एबिलिटी होनी चाहिए टीचर के पास, पर्सनालिटी ट्रेट होना चाहिए, कि एंथुसियाज्म होना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, देयर शुड हैव दिस प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, आफ्टर दैट दे कैन टीच द स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ लेट्स सी दिस लर्नर रिलेटेड फैक्टर क्या होता है, क्या-क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स हैं ये, लाइक मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट लेवल, यानी कि जब तक आपको मोटिवेशन और इंटरेस्ट लेवल नहीं होगा तब तक आप किसी चीज को पढ़ने या जानने की इच्छा नहीं करोगे, राइट। तो ये हो गया। एंड देन प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। कुछ चीजों का पता होना पहले जरूरी है एक्सपीरियंस का, जस्ट बिकॉज लाइक फॉर एग्जाम्पल यू जस्ट लाइक आपको बचपन में सिखा दिया होगा ABCDEFGHI, ठीक है, ये अल्फाबेट आपको सिखा दिया गया होगा जब स्कूल से पहले, स्कूल आने से पहले, राइट। तो ये प्रायर नॉलेज हो गया, एक्सपीरियंस हो गया। लर्निंग स्टाइल एंड प्रेफरेंसेस भी काफी ज्यादा अफेक्ट करती है लर्नर्स को, और उनका जो फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग है वो भी डेवलप होता है। एंड देन सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से इट इज लर्नर रिलेटेड। नाउ लेट्स सी द सपोर्ट मटेरियल फैक्टर्स, यानी कि सपोर्ट मटेरियल फैक्टर यानी मटेरियल जिसके थ्रू आप पढ़ते हो, यानी रिसोर्सेज कहाँ से आप पढ़ते हो, ठीक है। तो क्या है, ये क्वालिटी हो गया एंड रिलेवेंस ऑफ टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग एड्स होने चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बोर्ड्स होने चाहिए, लाइब्रेरी रिसोर्सेज एंड रेफरेंस मटेरियल्स होने चाहिए जिस चीज के बारे में आप पढ़ रहे हैं, जिसका टॉपिक है। तो ये सारी क्या है, हमारे एक सपोर्ट मटेरियल फैक्टर है, ठीक है। नाउ अगर हम देखें अब इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, ठीक है, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज क्या क्या है, क्लासरूम इन्वायरमेंट होना चाहिए, सेटअप होना चाहिए, यानी कि क्लासरूम का एक स्ट्रक्चर होता है, राइट। यानी कि इसमें बेंचेस होते हैं, एक रूम होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, डिजिटल बोर्ड होता है, दीज आर काइंड ऑफ लाइक अ क्लासरूम इन्वायरमेंट। ओके, अगर आप उसे घर जैसा बना देंगे तो हाउ इट कैन बी अ क्लासरूम,
राइट? तो यहाँ पे क्लासरूम एनवायरनमेंट होना चाहिए, सेटअप होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल रिसोर्सेज होने चाहिए वहाँ पे ठीक के, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या है, जो एजुकेशन का जो पढ़ाने का तरीका है वो काफी ज्यादा एनहांस हो जाए। एंड लेबोरेटरी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल लर्निंग स्पेसेस होने चाहिए जहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट्स कर सके, प्रैक्टिकल चीजें कर सके, ठीक है, नॉट जस्ट ओनली बेस्ड ऑन थियरीज। नाउ लेट्स सी लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। क्लासरूम जो है वो डायनेमिक होना चाहिए, यानी कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, शुड नॉट बी रिजिड, और उनका जो एटमॉस्फेयर है काफी अच्छा होना चाहिए। एंड जो रिलेशनशिप है पीयर के साथ और इंटरेक्शन वो भी काफी अच्छा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि जो आपके दोस्त हैं और जो आपके दोस्त नहीं भी हैं आपके क्लासरूम में, आपको आपका जो रिलेशनशिप है उनके साथ अच्छा होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए उनके साथ। काफ़ी सारी चीज़ें हमें पता चलता है जब हम लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, राइट? सो स्कूल इंस्टीट्यूशन कल्चर, स्कूल या फिर इंस्टीट्यूशन का खुद का कल्चर होता है जिसकी वजह से एक लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो फॉर्म होता है। सेफ्टी और इंक्लूसिविटी मेजर्स भी होती है जिसकी वजह से लर्निंग एनवायरनमेंट वहाँ क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सेफ्टी एंड इंक्लूसिविटी मेजर्स की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज एन अर्थक्वेक, तो स्कूल में क्या होता है, कुछ मेजर्स होते हैं, सायरन बजेगा तो आपको क्या-क्या करने हैं, तो दीज़ आर द काइंड ऑफ सेफ्टी मेजर्स, राइट? सो नाउ लेट्स प्रोसीड। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स क्या-क्या हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट एंड पॉलिसीज़, यानी कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट होना चाहिए, पॉलिसीज़ होनी चाहिए, और जो करिकुलम डिज़ाइन है वो कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटी के साथ होना चाहिए। एंड असेसमेंट सिस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस होने चाहिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। तो ये सारी क्या है, ये इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स हैं। नाउ इफ वी गो ऑन टू द मेथड्स ऑफ टीचिंग इन हायर एजुकेशन, यानी कि ये मेथड्स हैं आपके जो हायर एजुकेशन में इन्वॉल्व होती हैं। सो टीचिंग मेथड कैन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज: टीचर सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड एंड मिक्स्ड अप्रोच। सो ईच सर्व्स डिफरेंट पर्पस एंड सूट डिफरेंट लर्निंग कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मेथड्स जो है टीचिंग के वो तीन है। तो वो कौन-कौन से हैं? टीचर सेंटर्ड and this student centered and mixed approach. So now let's see teacher centered method कौन कौन से है। तो पहला हम देख सकते हैं लेक्चर मेथड, इन विच जस्ट लाइक कि पहले पुराने जमानों में क्या होता था कि जो टीचर्स होते थे और जो स्टूडेंट्स होते थे क्लासरूम में होते थे, वहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होता था। एक ब्लैक बोर्ड होता था, एक और चॉक बॉक्स होता था, चॉक चॉक होता था, ओके, एंड डस्टर एंड देयर स्टूडेंट्स। तो वो क्या है कि लेक्चर देते थे, यानी कि पूरा ओवरऑल कंटेंट के बारे में ओरली बताते थे, ठीक है? ताकि यही एक इनका एक कह सकते हैं क्वालिटी था ट्रेडिशनल या फिर लेक्चर मेथड का, ठीक है? सो लेट्स सी जो ट्रेडिशनल और ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट, ठीक है? ये क्या है कि जो ट्रेडिशनल लेक्चर मेथड था वो क्या था, ओरल प्रेजेंटेशन था, यानी कि बोल कर पढ़ाया जाता था उस टाइम पे। एफिशिएंट फॉर डिलीवरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि ये जो लेक्चर मेथड था ये एक एफिशिएंट था फॉर जस्ट लाइक बहुत बड़े-बड़े सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाने के लिए, और यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, तो सिर्फ उस टॉपिक पे ही नहीं स्टिक होना चाहिए, यानी कि आपको उसका हिस्ट्री बताना होगा, इसका और रिलेशन बताना होगा विद द कंटेम्पररी थियरीज। ये सारी चीजें आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इन लेक्चर मेथड। एंड स्टूडेंट क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं जब टीचर जो है कॉन्सेप्ट जो है कवर कर देता है। देन लिमिटेड स्टूडेंट पार्टिसिपेशन होता है यहाँ पे और एंगेजमेंट होता है, ठीक है? Now, demonstration method, it is the second kind of method. Teacher shows a process, एक्सपेरिमेंट और स्किल व्हाइल एक्सप्लेनिंग, यानी कि जब आप देखते हो लैब वगैरह पे, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं टीचर्स एंड साथ ही साथ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, ठीक है? सो ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड है, commonly used in sciences and vocational education। So ये commonly यूज किस कौन कौन से सब्जेक्ट में होता है, साइंस में होता है क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल्स होते हैं, ठीक है? वोकेशनल एजुकेशन में होता है। एंड इट इज बेनिफिशियल फॉर विजुअल लर्नर्स, यानी कि जो देख सकते हैं उनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। और रिक्वायर्स रिसोर्सेज एंड प्रिपरेशन, ठीक है? यहाँ पे क्या चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए, प्रिपरेशन होना चाहिए। नाउ इफ वी सी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इट इज रिलेटेड टू अ टीचर सेंटर्ड मेथड, ओके? तो कैसा होना चाहिए डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, इट शुड बी हाईली स्ट्रक्चर्ड, स्टेप बाय स्टेप टीचिंग होनी चाहिए। फोकस किस में करना चाहिए, ऑन रिपीटेशन, ड्रिल्स एंड प्रैक्टिस में। और ये इफेक्टिव किस लिए है, फॉर टीचिंग बेसिक स्किल्स। एंड दिस में लिमिट क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये क्या है, लिमिट कर सकती है क्रिएटिविटी
और क्रिटिकल थिंकिंग क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन टीचर सेंटर नॉट लर्नर सेंटर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। तो हमारा जो पहला है मेथड है वो डिस्कशन मेथड है। डिस्कशन मेथड में क्या होता है कि हम कोई कॉन्सेप्ट ले लेते हैं या कोई टॉपिक ले लेते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो डिस्कशन मेथड में क्या होता है कि एनकरेजेस स्टूडेंट टू एक्सप्रेस आइडियाज एंड डिबेट, यानी कि जब हम डिस्कशन करते हैं तो स्टूडेंट क्या है एनकरेज होते हैं कि वो अपना आइडिया शेयर करें, और वहाँ पे डिबेट होता है, कोई फॉर होता है, कोई अगेंस्ट होता है। अब लाइक इफ वी सी लाइक देयर इज एन टॉपिक ऑन करप्शन, देन कोई तो उसके अगेंस्ट होगा, सम विल बी लाइक फॉर, ठीक है। सो दिस वाज दिस अ डिबेट कॉन्सेप्ट। नाउ इफ वी सी दिस डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल। क्या होता है डिस्कशन मेथड में, क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप हो जाता है और कम्युनिकेशन स्किल हो जाता है डेवलप। एंड व्हाट इट रिक्वायर्स अ एक्टिव मॉडरेशन बाय द टीचर्स, यानी कि वहां पे क्या है, टीचर्स का एक्टिव मॉडरेशन होना बहुत जरूरी है। और ये क्या प्रमोट करता है, डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, यानी कॉन्सेप्ट को काफी ज्यादा डीप लेवल में उसको समझ जाते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स प्रोसीड। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्या होता है कि कोई बच्चा जो है उसको कुछ पता नहीं है या फिर उसे पता करना है तो वो इंक्वायरी करेगा, राइट। तो इंक्वायरी करेगा यानी क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है। तो इट इज इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, दैट मीन्स asking the questions from the teachers or someone else also. So students explore topic by asking questions and conducting research. Okay, what it promotes, it promotes deeper understanding and curiosity. Curiosity यानी कि आपको जानने की इच्छा, ठीक है, क्यों होता है ऐसा, किस लिए होता है, तो ये सब क्या है, इंक्वायरी क्वेश्चंस है। एंड व्हाट इट रिक्वायर्स मोर टाइम एंड गाइडेंस। इसको ज्यादा टाइम चाहिए होता है, गाइडेंस चाहिए होता है। व्हाट इट डेवलप्स रिसर्च एंड एनालिटिकल skills in a student. Now the third type of student centered is learning is problem based learning. So what is problem based learning? Like student learn solve real world problems using रिसर्च एंड क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि जो वो रियल वर्ल्ड में चीजों को फेस कर रहे होते हैं, ठीक है, वो क्या है उसको वो सॉल्व करते हैं थ्रू यूजिंग देयर, आप कह सकते हैं कि वो अपना जैसे भी पढ़ाई वगैरह करते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं वहाँ पे कुछ मॉरल वैल्यूज भी होती है, ठीक है, ये सब चीजें यूज करते हैं वो अपने लाइफ में। सो इट इज कॉमन इन मेडिकल बिजनेस एजुकेशन। एंड व्हाट इट डेवलप्स एनालिटिकल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। क्या चाहिए होता है इसको, इट रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग एंड facilitation. And now there is like cooperative learning that is based on student center learning. Cooperative learning में क्या होता है कि बहुत सारे people जो है, students जो है साथ में आएंगे, cooperate करेंगे and they will try to find out the new idea or something else. Okay, that will create a like bonding between the individuals also. सो स्टूडेंट वर्क्स इन अ स्मॉल ग्रुप, वो स्मॉल ग्रुप में वर्क करते हैं टू कंप्लीट अ टास्क। इट प्रमोट्स अ टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन। सो जो कोऑपरेटिव लर्निंग होता है वो टीम वर्क को प्रमोट करता है, कम्युनिकेशन को प्रमोट करता है, और क्या डेवलप करता है, सोशल एंड कोलैबोरेटिव स्किल्स ऑल्सो। व्हाट इट रिक्वायर्स मॉनिटरिंग टू इंश्योर इक्वल पार्टिसिपेशन, यानी कि यहाँ पे एक मॉनिटरिंग होना जरूरी है ताकि सारे इंडिविजुअल जो है ग्रुप के उनको इक्वल पार्टिसिपेशन मिले। नाउ लेट्स सी टेक्नोलॉजी एनहांस मेथड। जहां पे भी टेक्नोलॉजी का यूज होता है वो क्या होता है, टेक्नोलॉजी एनहांस मेथड्स होते हैं। यानी पहला जो हम देख सकते हैं वो फ्लिप्ड क्लासरूम है। फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या होता है कि आपको ना पढ़ने के लिए बोल दिया जाता है किसी टॉपिक के बारे में, फिर आप जब क्लास में जाते हो तो वहाँ पे डिस्कशन होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट स्टडी न्यू मटेरियल्स एट होम। स्टूडेंट्स क्या है, घर पे जाके न्यू मटेरियल्स पढ़ते हैं, कुछ मतलब कुछ नहीं पता होता है तो वो सर्च भी करते हैं, ठीक है। क्लास टाइम पे क्या होता है, वो क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। व्हाट इट एनकरेजेस एक्टिव लर्निंग एंड पार्टिसिपेशन। एंड इट रिक्वायर्स सेल्फ डिसिप्लिन एंड टेक्नोलॉजी एक्सेस, यानी कि यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन होगा, पढ़ने का सेल्फ डिसिप्लिन होगा तभी ना स्टूडेंट पढ़ सकेगा, और वहाँ पे टेक्नोलॉजी एक्सेस होगा तभी तो वो चीजों के बारे में जान सकेगा, राइट। नाउ लेट्स गो ऑन टू द सेकंड, दैट इज ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग में क्या होता है कि आपका जो ऑनलाइन और जो ट्रेडिशनल, यानी कि जो पुराना वाला जो वे था, मेथड था, दैट इज ट्रेडिशनल, और जो ऑनलाइन यानी कि जो आजकल लर्निंग होता है वो दोनों मिक्स होते हैं, ठीक है। इट कंबाइंस ट्रेडिशनल एंड ऑनलाइन लर्निंग अप्रोचेस, ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड पर्सनलाइजेशन। व्हाट इट इंटीग्रेट्स टेक्नोलॉजी विद द फेस टू फेस इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जो अगर टीचर है, ही इज teaching you in a traditional method, but also at the same time he is using a like technology, just like using a digital board, something like that. Okay,
What it requires? It requires technological infrastructure. टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी ना वो पढ़ा सकेंगे आपको, आपके टीचर्स. Okay, so now let's third go on to the third, that is online learning. So online learning आप देख सकते हैं in today's modern world it is so famous, right? So MOOC का आपको क्या है फुल फॉर्म, आपको मुझे कमेंट में बताना है MOOC का फुल फॉर्म क्या है. ठीक है, सो फुल्ली डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट, ये क्या है? यहाँ पे पूरी तरह से जो लर्निंग होता है डिजिटली होता है. प्रोवाइड एक्सेस टू एजुकेशन रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन, यानी कि आप कहीं पे भी रहेंगे आप पढ़ सकेंगे. यानी कि जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपका लोकेशन अलग अलग है, ठीक है, पर आप पढ़ रहे हैं, तो ये व्हाट इज हियर हैपनिंग कि जो एजुकेशन है वो रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन मिल रही है आपको. इट्स ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी इन पीस एंड शेड्यूल. ओके, रिक्वायर्स डिजिटल लिटरेसी एंड सेल्फ मोटिवेशन, यानी कि डिजिटल लिटरेसी यानी कि कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए डिजिटल चीजों के बारे में. जस्ट लाइक अगर आप जूम के बारे में जानते हैं तो आप अच्छे से आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं, राइट? और सेल्फ मोटिवेशन की बहुत जरूरत है. Now, this fifth one, that is teaching support system. Now let's see what are the teaching support system that are there. So पहला तो हम ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम देखते हैं क्या क्या थे टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में. ब्लैक बोर्ड्स थे, व्हाइट बोर्ड्स थे, प्रिंटेड बुक्स थे, रेफरेंस मटेरियल्स थे, उस टाइम पे फिजिकल लाइब्रेरीज थे एंड रिसोर्सेज सेंटर्स थे, फेस टू फेस ट्यूटरिंग होता था, मेंटरिंग होता था. तो ये क्या है? ये ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम है. नाउ इफ वी सी मॉडर्न, मॉडर्न तो आप जान सकते हैं आजकल जो होता है, आजकल का जो सपोर्ट सिस्टम है, दैट इज लाइक हैविंग अ स्मार्ट क्लासरूम विद इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजीज. डिजिटल लाइब्रेरीज होती हैं आजकल, तो ऑनलाइन रिसोर्सेज मिल जाते हैं हमें. वहाँ पे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है, वर्चुअल लैबोरेटरीज भी देख सकते हैं हम साइमल्टेनियसली एंड सिमुलेशंस भी. सो ये क्या है? हमारे मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम्स हैं. एंड इफ वी सी आईसीटी बेस्ड सपोर्ट सिस्टम, लाइक कि यहाँ पे तो टोटली लाइक डिजिटलाइज्ड फॉर्म में होता है. ओके, इट इज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी के बेस पे, ठीक है. सो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, टूल्स होते हैं, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स लाइक आपका श्याम प्रभा हो गया. ये सारी चीजें क्या है? ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, टूल्स हैं. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर रिमोट टीचिंग, यानी कि रिमोट टीचिंग जो होती है, जहाँ आप देख सकते हैं रूरल एरियाज में या फिर बहुत सारी ऐसी जगह पे जहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, बट इफ दे हैव अ फोन दे ट्राई टू स्टडी फ्रॉम द फोन. सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फ्रॉम रिमोट टीचिंग. नॉट डिजिटल कंटेंट क्रिएशन होता है और उसको हम शेयर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल द पीडीएफ्स. सो मोबाइल लर्निंग एप्लीकेशंस एंड रिसोर्सेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आजकल काफी ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं. सो एडेप्टिव लर्निंग सिस्टम. Now let's proceed. That is our last topic, that is evaluation system. So ये evaluation system है, यहाँ से questions तो आते ही हैं. So evaluation is a critical component of teaching learning process that assess student progress and effectiveness of teaching method. तो हमारे जो elements है evaluation के, वो 4 elements है. पहला हम देखते हैं diagnostic assessment. ये क्या है? प्री टीचिंग होता है, यानी टीचिंग करने से जो पहले आपका असेसमेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, आप स्कूल में जाते हैं, आपको एडमिशन लेने से पहले आपका जो टेस्ट लेते हैं वो क्या है? वो प्री टीचिंग टेस्ट हो गया. फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है? जब टीचर पढ़ा रहा होता है ड्यूरिंग टीचिंग, तो आपका टेस्ट दिया जाता है. आपको कभी कभी सरप्राइज टेस्ट भी दे दिया जाता है कि सरप्राइज टेस्ट है आपका, राइट? तो वो क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट है. अगर किसी चीज में डाउट है तो वो स्टूडेंट जो है क्लियर कर सकता है. एंड सबमिटिव असेसमेंट वो होता है जो आपका फाइनल एग्जाम होता है, दैट मीन्स पोस्ट टीचिंग, टीचिंग के बाद. एंड नॉन रेफरेंस्ड वर्सेस क्राइटेरिया रेफरेंस एवेल्युएशन भी होता है. नाउ लेट्स सी टाइप्स ऑफ एवेल्युएशन. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एवेल्युएशन? एक तो रिटन एग्जाम होता है जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव होता है. सब्जेक्टिव यानी लॉन्ग आंसर्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू हो गया. ओरल असेसमेंट होता है, प्रेजेंटेशन होता है, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं, परफॉर्मेंसेस होते हैं. लाइक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस में आप देख सकते हो कि मॉडल्स हम बनाते हैं. एंड फॉर एग्जांपल दिस वॉल्केनो एरप्शन वाला जो आप लोगों ने बनाया ही होगा जब छोटे होंगे आप लोग, तो वॉल्केनो एरप्शन वाला जो मॉडल था वो क्या था? एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन था, परफॉर्मेंस था. प्रोजेक्ट वर्क भी किया होगा आप लोगों ने, असाइनमेंट भी किया हुआ था. इन दिस पोर्टफोलियो असेसमेंट, व्हाट आर दीज आर द types of evaluation. Now let's go on to the evaluation in choice based credit system. ठीक है, ये credit मिलता है हमको based on our uh, like whatever we have done in our exam
लाइक दैट। सो ये क्या है, मार्क्स है, ग्रेड्स हैं। सो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन होता रहता है, जो ग्रेड पॉइंट एवरेज कैलकुलेशन होता है, इसमें क्रेडिट ट्रांसफर होते हैं, एक्यूमुलेशन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है कोर्स सिलेक्शन में और असेसमेंट मेथड्स में। नाउ इफ वी सी दिस कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग में देखेंगे तो हमारा जैसे ये अभी यूजीसी नेट होने वाला है, इट इज बेस्ड ऑन कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, क्विजेज होती है, ऑटोमेटिक ग्रेडेड आ जाते हैं, ग्रेडिंग आती है, फीडबैक भी ऑटोमेटिक हो जाता है, और जो रिवॉर्ड प्रोक्टोरिंग एंड मॉनिटरिंग होता है। अडेप्टिव टेस्टिंग बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, हमें ये हम देख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग में। So here we have completed teaching aptitude. So thank you everyone for watching my video. If you feel that my videos are helpful for you, please do subscribe, like and comment, and do not forget to press the bell icon for getting new updated videos. And thank you everyone. All the best for your upcoming exam. Bye bye. Take care of yourself.